पूनम क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तू बेहोश कैसे हो गई? और घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा है, आधा सामान गायब है। यहाँ कौन आया था? वहाँ एक औरत आई थी लड़के के साथ, कह रही थी आपकी कोई दूर की बहन है। मैंने उन्हें अंदर आने को दिया और चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और मुझे ही जबरदस्ती चाय पिला दी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, दिन दहाड़े चोरी हो गई हमारे घर में और तुझे पता भी नहीं चला। तेरी शादी करनी थी, इतना खर्चा था, वो सब कैसे होगा? हमारा तो काम ही बिगड़ गया ना पूरा। पूनम सुबह देर तक अपने कमरे में सो रही थी। तभी वहाँ पूनम की माँ सुजाता आती है और पूनम को उठाने लगती है। अरे ओ महारानी, क्या हो गया? नींद पूरी नहीं हुई अब तक या फिर आज उठने का मन ही नहीं है? क्या माँ, कल रात को मैं देर से सोई थी, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। अच्छा, और देर रात में क्यों सोई थी? ये भी तो बताना कि फोन चला रही थी। हाँ, वो मैं रील्स देखने लग गई थी, पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। और जब टाइम पर नजर गई तो मैं फोन रखकर तुरंत सो गई। ऐसी बात नहीं है कि मैं सोती ही रह गई। पूनम तू सुधर जा, बहुत हो गया तेरा। अरे अब तू बड़ी हो गई है, कुछ तो समझदार बन। माँ, मैं बहुत समझदार हूँ। मेरे दोस्तों में कभी भी किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो मेरे पास ही आते हैं, और आप बोल रही हैं कि मैं समझदार नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू कितनी समझदार है। अब ज्यादा दिमाग मत खा और जल्दी से उठ। मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, आजा खा ले। ठीक है माँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ब्रश कर लूँ पहले? पूनम अपनी माँ की एक लौती बेटी थी, इसीलिए पूनम बहुत ज्यादा लाडली थी। ऐसे ही एक दिन पूनम और सुजाता दोनों तैयार हो रहे होते हैं। तभी सुजाता पूनम से कहती है, तुझे सब कुछ अचानक से ही बोलना होता है क्या? अरे तुझे पहले नहीं बताया गया कि आज तेरी दोस्त की शादी है? बताया होता तो कम से कम उसे देने के लिए कुछ अच्छा ही ले लेते हम। माँ, मैंने शादी का कार्ड देखा ही नहीं था। मुझे लगा कि अभी शादी में टाइम है, तभी तो मैं अभी आराम से बैठी थी ना। अब मुझे क्या पता था कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। तभी कहती हूँ बेटा कि कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में नहीं किया करते। देख, तेरी वजह से अब मुझे भी कितनी जल्दी तैयार होना पड़ रहा है। कभी तो अपनी माँ की भी सुन लिया कर। माँ, अब मेरी क्या गलती है इसमें, और मैंने क्या जल्दबाजी कर दी? आप तो कुछ भी बोल रही हो। अभी आधे घंटे पहले ही तो मुझे पता चला कि मेरी सहेली की आज ही शादी है। तो जब पता ही आधे घंटे पहले लगा है, तो अब जल्दी तैयार नहीं होंगी तो क्या करेंगे हम? जल्दी यही है कि तू अगर पहले ही शादी का कार्ड देख लेती तो क्या बिगड़ जाता। खैर छोड़, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जल्दी से तैयार हो जा, फिर चलते हैं हम दोनों। सुजाता और पूनम दोनों तैयार होकर जल्दी से शादी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पूनम की सहेली रिया के घर पहुंचते हैं, जहां शादी जैसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर सुजाता पूनम दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी पूनम की सहेली भी वहां आती है और दोनों को इतना तैयार देखकर कहती है, अरे पूनम आंटी जी, आप दोनों यहाँ अचानक से कैसे? और आप दोनों इतना तैयार क्यों हुए हो? कहीं बाहर शादी में जा रहे हो क्या आप दोनों? बेटा, हम तो यहाँ तेरी ही शादी के लिए आए थे। पूनम ने कहा था मुझसे कि तेरी शादी हो रही है। उसने शादी का कार्ड देखा नहीं ना, तो अभी पता चला कि शादी आ जाए, इसलिए हम जल्दी में आ गए। क्या मेरी शादी में? क्या हुआ? तो इतना जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमें बता तो सही, यहाँ कोई फंक्शन क्यों नहीं हो रहा? आज ही है ना तेरी शादी? अभी तूने मुझे फोन पर बताया था ना। नहीं यार, मेरी आज शादी नहीं है, और मैंने तुझे फोन पर याद दिलाने के लिए बोला था। 1 महीने बाद आज के दिन ही मेरी शादी है। यार तू भी ना पूरी बात तो सुनती ही नहीं है। पूनम तू सुधर जा, हमेशा ही काम बिगाड़ती है। चल अब घर यहाँ से। यहाँ आकर हमारी बेइज्जती तो करवा ही दी है। एक तो इतनी जल्दी में हमें यहाँ आना पड़ा। पूनम अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे काम बिगाड़ देती थी और फिर बाद में ऐसे ही उसे डांट खानी पड़ती थी, लेकिन वो फिर भी सुधरती नहीं है। पूनम अब जल्दबाजी करती और काम बिगाड़ती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुजाता पूनम को कुछ पैसे देती है और बोलती है, पूनम ये ले पैसे, और पड़ोस वाली रमा आंटी को दिया। मैंने उनसे लिए थे ना पैसे। आपने उनसे क्यों पैसे लिए? वो तो खुद ही आपसे पैसे मांगती रहती है। अब क्या इतनी अमीर हो गई है कि उन्होंने आपको पैसे दिए? तू दिमाग मत चला, वो तेरे पास है नहीं, क्योंकि तू बस जो मैंने कहा है ना वो कर। ठीक है माँ, मैं दे आऊंगी पैसे। अच्छा, थोड़ी देर में जाऊंगी मैं। नहीं अभी जा, वरना थोड़ी देर में तू भूल जाएगी ना कि मैंने कोई काम भी दिया था तुझे।
अपनी माँ की बात सुनकर पूनम तुरंत पड़ोसन रमा के घर जाती है, जहाँ रमा की बेटी सोम्या होती है। पूनम सोम्या से कहती है, रमा आंटी कहाँ है? माँ तो बाहर गई हैं, कुछ सामान लेने। क्या हुआ, माँ से कोई काम था क्या तुम्हें? हाँ, वो माँ ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि रमा आंटी को दे देना। मैं बस इसलिए आई थी। अच्छा तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी माँ को जब माँ आएंगी। ठीक है, लेकिन याद से दे देना। और हाँ, ये भी बोलना कि पूनम देने आई थी। पूनम सोम्या को पैसे देकर वहाँ से चली जाती। कुछ देर बाद सुजाता के घर रमा आती है और गुस्से में रमा से कहती है, सुजाता, तू मेरी बेटी को क्यों पैसे देकर गई? मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि मेरी बेटी को पैसे मत दिया कर, उसकी वैसे ही तबीयत खराब रहती है। और तू पैसे देकर गई तो उसने तुरंत बाहर का खाना मंगवा लिया और अब उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। लेकिन मैंने तो पूनम को दिए थे पैसे और ये भी कहा था कि पैसे रमा को ही दे के आना। सुजाता तुरंत पूनम को वहाँ बुलाती है और पूनम के आने पर बोलती है, पूनम, मैंने तुझे पैसे रमा आंटी को देने को कहा था ना, तो तूने दिए क्यों नहीं रमा आंटी को पैसे? नहीं, मैंने तो उनकी बेटी सौम्या को दिए थे। रमा आंटी तो घर पर ही नहीं थी। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है। तेरी बेटी ने आज तक कोई काम बिना बिगाड़ी किया है क्या, जो अब कर देगी? अरे सब कुछ पता होने के बाद भी पूनम हमेशा ही गलती करती रहती है। बाहर वालों से भी पूनम को बहुत डांट पड़ती है और पूनम अब कोशिश भी करती है कि उससे कोई भी गड़बड़ ना हो। लेकिन पूनम तो अब पूनम ही थी और वो बिना गलती के कहाँ रह पाती। वो हमेशा गलती करती थी। कुछ दिनों के बाद पूनम के घर कल्पना नाम की औरत अपने बेटे अर्जुन के साथ आती है। घर में सुजाता नहीं थी, इसीलिए पूनम उनसे कहती है, जी आप दोनों कौन और यहाँ क्यों आए हैं? वो हमें यहाँ तुम्हारी माँ ने बुलाया था, जरा अपनी माँ को बुला लो। माँ तो घर पर नहीं है, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि आप हो कौन। मैंने तो पहले आपको कभी माँ के साथ देखा ही नहीं। आप माँ को कैसे जानती हो? क्या लगती हो मेरी माँ की? बेटा, घर पर मेहमान आए हैं, तू तो गेट पर ही खड़े करके सवाल जवाब किए जा रही है। चाय पानी नहीं पूछते हो क्या तुम लोग मेहमानों को, या फिर ये रिवाज ही नहीं है तुम लोगों के घर का? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस पूछ रही थी। मैं तेरी माँ की दूर की बहन हूँ, मिलना जुलना तो वैसे भी कम ही होता है, इसीलिए तुझे मेरे बारे में खास नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आई हूँ ना, मैं तुझे बताती हूँ सब। पूनम उन लोगों को अंदर लेकर जाती है और चाय पानी देती है। कल्पना पूनम को भी जबरदस्ती चाय पिला देती है। काफी देर बाद जब सुजाता आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था, काफी कुछ गायब था। पूनम वहीं बेहोश होती है। सुजाता पूनम को उठाती है और उसके मुंह पर पानी डालती है। जब पूनम को होश आता है तो सुजाता कहती है, पूनम, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तू बेहोश कैसे हो गई? और घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा है, आधा सामान गायब है। यहाँ कौन आया था? माँ, एक औरत आई थी लड़के के साथ, कह रही थी आपकी कोई दूर की बहन है। मैंने उन्हें अंदर आने को दिया और चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और मुझे ही जबरदस्ती चाय पिला दी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, दिन दहाड़े चोरी हो गई हमारे घर में और तुझे पता भी नहीं चला। तेरी शादी करनी थी, इतना खर्चा था, वो सब कैसे होगा? हमारा तो काम ही बिगड़ गया ना पूरा। पूनम की बेवकूफी से सुजाता को इतना भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। पूनम आराम से सो रही होती है, तभी दबे पांव पूनम की सास उमा उसके कमरे में आती है और दराज में रखे पैसों से भरी गुल्लक उठाकर वहां से चली जाती है। एक दिन पूनम साड़ी लेने के लिए दुकान पर जाती है और दुकान वाले भैया से कहती है, भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। मैडम जी, साड़ी दिखाना ही तो मेरा काम है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको ऐसी साड़ी दिखाता हूँ जिसे देखकर आपका भी मन यही कहेगा, ये साड़ी तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। दुकान वाला एक साड़ी लाता है और पूनम को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए मैडम, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। भैया ठीक तो है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, कोई अच्छी दिखाओ ना। भैया वो देखो, वो अच्छी लग रही है, एक बार जरा वो दिखाना। मैडम जी, वो जरा महंगी है। भैया दिखाओ तो सही, देखने के बाद ही तो लेने का सोचूंगी ना। पूनम के कहने पर दुकान वाला उसे वो साड़ी दिखाता है और वो साड़ी पूनम को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भैया ये कितनी प्यारी साड़ी है, कितने की है? मैडम 10,000 की है ये साड़ी।
10,000? भैया 10,000 की साड़ी कौन पहनता है? अरे ये तो बहुत ज़्यादा सस्ती है। लोग तो लाखों की साड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन आपको तो ये पसंद आ गई ना, तो चलिए मैं इसे पैक कर देता हूँ। नहीं नहीं भैया, इसे पैक क्यों करना? अरे मैं तो बस 500-600 की साड़ी लेने आई थी। इतनी महंगी साड़ी लेने लायक तो पैसे ही नहीं है। रहने दीजिए भैया, कोई बात नहीं। जब लेना ही नहीं होता तो बोलती ही क्यों हो? औकात होती नहीं है साड़ी लेने की और चले आते हैं मुंह उठाकर। अपनी हैसियत देके दुकान में जाया करो। भैया आप ये कैसे बोल रहे हो? मैंने बस एक साड़ी देखने को ही तो मांगी थी। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये साड़ी क्यों नहीं लेती? अब क्या देखने के भी पैसे लोगे आप? जब आपको कुछ लेना ही नहीं था तो आपने मेरा टाइम क्यों खराब किया? आपको पता है आपकी वजह से मेरा कितना समय खराब हुआ है? आपके पूरे खानदान ने भी कभी इतनी महंगी साड़ी देखी है? आप जाइए यहाँ से और मेरा और दिमाग खराब मत कीजिए। पूनम को उस दुकान वाले की बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं और वो मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाती है। पूनम को ऐसे उदास देखकर पूनम का पति दीपक और सास उमा आते हैं और उमा कहती है, बहू क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू कुछ उदास सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? माँ जी, मैं एक दुकान पर गई थी जहाँ मैंने एक बहुत अच्छी साड़ी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा ही महंगी थी और दुकान वाले ने मुझे जलील करके भगा दिया। कितनी महंगी थी जो दुकानदार ने तुम्हें दुकान से निकाल दिया? 10,000 की थी। माँ जी, दीपक जी, आप मुझे वो साड़ी दिला दो ना। मेरा बहुत मन है वो साड़ी पहनने का। कुछ महीने बाद मेरा जन्मदिन भी आएगा, मैं तब वो साड़ी पहनना चाहती हूँ। बहू क्या मांग रही है? तुझे पता है ना, अरे हम अपने घर का पूरा सामान भी बेच देना तब भी 10,000 रुपए जमा नहीं होंगे और तुझे 10,000 की साड़ी चाहिए? माँ सही कह रही है, ये इतनी महंगी चीजें ये हम गरीबों की बस की बात नहीं है। आप लोग क्या मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? बस 10,000 की साड़ी तो है वो। अगर खुशी 10,000 रुपयों में आग लगाने से मिलेगी तो बहू दुखी ही रह। पूनम की सास और पति दोनों ही पूनम की मदद करने से मना कर देते हैं। ये देखकर पूनम को और भी ज्यादा ठेस पहुंचती है। जिसके बाद अगली सुबह पूनम जल्दी से घर का सारा काम करती है और फिर अचार पापड़ बनाने लग जाती है। उमा की जब आँख खुलती है और वो अपनी बहू को अचार पापड़ बनाते हुए देखती है तो उमा अपनी बहू से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? माँ जी, अब आप लोग तो मुझे वो 10,000 वाली साड़ी दिलाने से रहे, तो मुझे खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं अचार पापड़ बनाकर लोगों में बेचा करूँगी। पूनम अचार पापड़ का ही नहीं बल्कि लोगों के कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। 1 महीने बाद पूनम के पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं और पूनम उन पैसों को गुल्लक में डालती है। ये देखकर दीपक कहता है, अपने लिए एक साड़ी लेनी है और तुम इतनी मेहनत कर रही हो, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ बहू, तू अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए पति का खून जलाने के बजाय खुद मेहनत कर रही है। सच में ये देखकर काफी खुशी हुई हमें। पूनम को मेहनत करते हुए देखकर उमा और दीपक दोनों को ही काफी अच्छा लगता है। इसलिए अब वो दोनों भी पूनम की छोटे से बड़े काम में बहुत मदद करते हैं। कुछ महीनों में पूनम के पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं और उसी शाम जब दीपक काम से घर लौट रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पैर टूट जाता है। लोगों की मदद से जब दीपक घर आता है तो पूनम और उमा दोनों दीपक को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और पूनम बोलती है, ये आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? वो बस किसी ने पी रखी थी और उसी के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अभी मुझे अपनी चोट से ज्यादा घर की टेंशन है। घर की टेंशन? लेकिन घर तो ठीक ही है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? घर तो ठीक है लेकिन मेरी एक टांग टूट चुकी है और अब मैं काम पे कैसे जाऊंगा? काम पे नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज से पहले मैं इतना लाचार कभी नहीं हुआ था। बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू जितना परेशान रहेगा तेरी तबीयत उतनी ही खराब होगी। माँ परेशान ना रहूं तो क्या करूं? मेरा पाँव टूट चुका है, घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है और मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो काम कौन करेगा? घर कैसे चलेगा? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैंने भी तो सिलाई की है, अचार पापड़ बनाए हैं, मुझे उससे कुछ पैसे मिलते थे और उससे हम घर का खर्चा चलाएंगे और आपकी दवाई भी लाएंगे। लेकिन वो पैसे, वो तो तुम अपनी साड़ी के लिए जमा कर रही थी ना। मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हो, अब से आप जो भी पैसे लाओगे वो माँ जी मुझे मत देना। हम कैसे हाथ लगा सकते हैं उन पैसों को? ऐसी बात नहीं है पूनम। हाँ तो अगर ऐसी बात नहीं है तो आप चुप हो जाइए और उन पैसों को अब घर के लिए इस्तेमाल करेंगे हम।
पूनम अपने जमा किए हुए पैसे घर के खर्च में लगा देती है। कुछ दिनों बाद दीपक का पैर ठीक हो जाता है और वो वापस से काम पर जाने लग जाता है। अब फिर पूनम अपनी साड़ी के लिए पैसे जमा करने लग जाती है। अब पूनम अपने जन्मदिन से एक दिन पहले सारे पैसे गिनती है और रोने लग जाती है। तो वहाँ उमा और दीपक दोनों आते हैं। तो दीपक कहता है, क्या हुआ पूनम, तुम रो क्यों रही हो? मेरा कल जन्मदिन है और ये बस 9,000 हुए हैं, 1,000 कम है। इसका मतलब मैं अपने जन्मदिन पर वो महंगी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। बहू तू रो मत, अब जो किस्मत में लिखा होता है वो बदल थोड़ी सकते हैं। पूनम को बहुत रोना आता है और वो रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब पूनम उठती है तो बिना गुल्लक पर ध्यान दिए सारा काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद पूनम का ध्यान उस जगह जाता है जहाँ गुल्लक रखा होता है, तो वहाँ गुल्लक नहीं होता। माँ जी, दीपक जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया, मेरा गुल्लक ही नहीं है यहाँ पर। पूनम के रोने की आवाज सुनकर उमा और दीपक दोनों वहाँ आते हैं। क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया। पूनम तुम चिंता मत करो, अरे यहीं कहीं होगा तुम्हारा गुल्लक। कहीं भी नहीं है। एक काम कर बहू, तू जा नहा ले, आज तेरा जन्मदिन है, ऐसे रो मत, हम तब तक तेरा गुल्लक ढूंढते हैं। उमा और दीपक दोनों पूनम को शांत करवाते हैं और पूनम नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद पूनम नहा के आती है तो दीपक और उमा दोनों पूनम को एक गिफ्ट देते हैं। पूनम उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें साड़ी होती है। तभी उमा बोलती है, बहू तुझे यही साड़ी चाहिए थी ना, तू इसी साड़ी के लिए इतनी मेहनत कर रही थी ना। हाँ माँ जी, ये वही साड़ी है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन आप लोग कैसे लाए और आपको कैसे पता चला कि मुझे यही वाली महंगी साड़ी चाहिए थी? उस दिन हम बाजार गए थे ना, तो तुमने ही तो दिखाई थी मुझे वो साड़ी। और रही बात इस साड़ी को घर लाने की, तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें ही जाता है, हमने तो बस कुछ पैसे मिलाए हैं। हाँ, और ये साड़ी तेरे ही पैसे की है। तुझे पता था कि हम ऐसी साड़ी तुझे नहीं दिला सकते कभी, लेकिन तू हिम्मत करती रही और हार नहीं मानी। जिस महंगी साड़ी के लिए पूनम इतनी मेहनत कर रही होती है, आखिरकार वो साड़ी पूनम को मिल ही जाती है, जिसे पहनकर अब पूनम मोहल्ले में हर किसी को दिखाती भी है। साक्षी को चाट खाने का बहुत शौक था। वो आए दिन अपने घर में तरह तरह के चाट बनाती रहती थी। एक दिन सुबह के समय वो अपनी रसोई में आलू चाट बना ही रही होती है, तभी उसकी दोस्त राधा वहाँ आती है और बोलती है, क्या यार, पूरे दिन रसोई में खड़ी रहती है? इतने दिन बाद तो हमें छुट्टी मिली ऑफिस से, चल कहीं घूम कर आते हैं। नहीं यार, क्या ही बाहर जाएंगे, आराम से घर में ही रहते हैं ना। यार तू कितनी आलसी है, जब भी तुझे कहीं बाहर जाने को बोलूं तो हमेशा ही मना कर देती है। मैं आलसी नहीं हूँ, अगर आलसी होती तो ऑफिस की छुट्टी वाले दिन आराम से अपने कमरे में सो रही होती, यहाँ रसोई में खड़े होकर काम नहीं कर रही होती। ये तू अपने लिए ही कर रही है ना, कि किसी और के लिए कर रही है? ठीक है फिर जा तू, अब मुझसे कुछ भी खाने के लिए मत मांगियो। अरे यार तू तो बुरा मान गई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे तेरे हाथ की चाट बहुत अच्छी लगती है, बिना उसे खाए तो मैं रह ही नहीं सकती। नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे आलसी बोल रही है। राधा और साक्षी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी साक्षी की माँ माला वहाँ आती है और बोलती है, क्या बात है, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया जा रहा है? आंटी जी, आपकी लड़की आलू चाट बना रही है, मेरा भी बहुत मन कर रहा है खाने का, लेकिन ये मुझे देने से मना कर रही है। क्यों साक्षी, तू ऐसा क्यों कर रही है? ये तो तेरी पक्की वाली सहेली है ना? हाँ माँ, ये मेरी पक्की सहेली है, लेकिन ये मुझे आलसी बोल रही है। कह रही है हर छुट्टी पर घर पे ही पड़ी रहती है, मेरे साथ कहीं घूमने नहीं जाती। अब आप ही बताइए माँ, जो बाहर घूमने नहीं जाता वो आलसी होता है क्या? अच्छा ठीक है, वो मजाक कर रही होगी, इतना दिल पर मत ले इसकी बात को, दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। अब अगर तेरा आलू चाट बन गया हो तो हमें भी खिला दे। हाँ माँ, बन गया, आप लोग बाहर चल के बैठिए, मैं आप सभी के लिए आलू चाट लेकर आती हूँ। साक्षी की बात सुनकर माला और राधा रसोई में जाकर हॉल में बैठ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद साक्षी दोनों के लिए प्लेट में आलू चाट लगाकर लेकर आती है और उन्हें खाने को देती है। आलू चाट खाते ही उनका दिल खुश हो जाता है और एक साथ बोलती हैं, लाजवाब एकदम। पक्का आप लोग सच बोल रहे हैं ना? कहीं आप लोग मेरा दिल रखने के लिए तो मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं यार, सच में तेरे आलू चाट लाजवाब है एकदम। मैं तो तुझे कहती हूँ, तू जॉब छोड़कर चाट की स्टॉल लगा ले, अपनी सैलरी से ज्यादा कमा लेगी तू।
वैसे राधा बेटी बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मजा ही आ जाएगा। तब हमें जो चाट हफ्ते में एक दिन खाने को मिलती है वो रोज मिलने लगेगा। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भी आंटी जी, तभी तो बोल रही हूँ ये अपनी चाट की स्टॉल लगा ले, मुझे पार्टनर बना ले, दोनों मिलकर खूब कमाएंगे। वाह, क्या तरीका है आप लोगों का मेरी तारीफ करने का। मैं अपनी मैनेजर की पोस्ट छोड़कर चाट का स्टॉल लगाऊं, इसी दिन के लिए मैंने इतनी पढ़ाई करी थी। देख, ये सब कहने वाली बात है, मेरी बात मान तो नौकरी नौकरी ही होती है। इसीलिए चाट का स्टॉल लगा ले और सभी को अलग अलग चाट बनाकर खिला और अच्छे खासे पैसे कमा। सच में आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। चुपचाप बैठकर चाट खाओ, बिना सर पैर की बातें मत करो मुझसे। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में अपनी बनाई हुई चाट खाने। साक्षी अपनी माँ और दोस्त की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन साक्षी को देखने के लिए एक राहुल नाम का लड़का अपनी माँ कुसुम के साथ उनके घर आता है। तभी माला साक्षी के कमरे में जाती है और बोलती है, बेटी लड़के वाले आकर बैठ गए हैं, अब तू जा चाय नाश्ते के लिए। अब मैं चाय नाश्ता देने के लिए उठ नहीं सकती हूँ, तो तू जाकर कुछ अच्छा चाय नाश्ता तैयार कर ले और हॉल में लेकर आ जाइयो थोड़ी देर में। और थोड़ा अच्छे कपड़े भी पहन लियो, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। माँ देखो, बात बहुत सिंपल सी है। अगर उन्हें मुझे पसंद ही करना होगा तो चाहे जैसी भी रहूं वो मुझे पसंद कर ही लेंगे, और अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन इस टाइम तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा और जैसा बोला है वैसा कर। मुझे टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी होकर तुझसे बहस कर सकूँ। जिसके बाद साक्षी भी तैयार होकर रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी करने चली जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए। तभी उसकी माँ उसे बाहर आने के लिए आवाज देने लगती है और वो जल्दी से मूंग दाल की चाट और पानी लेकर हॉल में आ जाती है। तभी माला उससे बोलती है, बेटी ये क्या है? मैंने तो तुझे चाय और कुछ नाश्ते पानी लाने को बोला था, तो फिर तू ये क्या लेकर आई है? माँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि चाय के साथ नाश्ते में क्या बनाऊं, और तब तक आपने आवाज दे दी तो खाली हाथ तो आ नहीं सकती थी। तभी मेरी नजर भीगी हुई मूंग दाल पे पड़ी तो मैंने जल्दी से मूंग दाल की चाट बना ली। मूर्ख लड़की, तुझे चाट बनाने के सिवा कुछ और समझ में नहीं आता क्या? अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊं? जाने दीजिए बहन जी, हमें आपकी बेटी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो क्या है ना कि हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता तो कोई बड़ी बात नहीं, और रही बात कुछ खाने की तो हम ये चाट खा लेंगे। जी आंटी जी, हम ये मूंग की दाल का चाट खा लेंगे, क्योंकि इत्तेफाक से ना मुझे मूंग की दाल का चाट बहुत पसंद है। इससे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बेटी को मत सुनाइए। लड़के की बात सुनकर साक्षी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद वो सभी को मूंग दाल की चाट खाने को देती है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आती है। और सभी शादी के लिए हाँ करके वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और समय के साथ शादी का दिन भी आ जाता है और साक्षी और राहुल की शादी भी हो जाती है। और साक्षी अपने ससुराल पहुँच जाती है और उन्हें अगले दिन के लिए भी चाट बनाकर खिलाती है, वो भी चना चाट। सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने की अनेकों चीजों के साथ चना चाट देखकर तभी राहुल बोलता है, ये सब क्या है? तुमने इतना सब खाना बनाया था, फिर ये चाट बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? इतनी मेहनत क्यों करी? इसमें मेहनत वाली क्या बात है? चाट तो मेरी लगभग सभी डाइट में शामिल है। मुझे चाट खाना बहुत पसंद है और जितना खाना पसंद है उतना बना भी लेती हूँ। अच्छा, तुम्हें कितनी तरह के चाट बनाने आते हैं? आप जिस भी तरह की चाट खा सको मैं सब बना लेती हूँ। चाट बनाने में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। फिर भी कुछ चाट के नाम तो बताओ, मुझे भी तो पता चले। देखिए, मुझे चाट के ज्यादा नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको 2-4 नाम बता सकती हूँ, जैसे आलू चाट, चना चाट, पापड़ी चाट, मूंग चाट और बस 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 बस, मैं सब समझ गया कि तुम्हें तरह तरह के चाट बनाने आते हैं। वैसे एक बात बताओ, चाट बना बना के तुम बोर नहीं होती? राहुल, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं? बोर तो जब होंगे ना जब मैं एक चाट बनाऊंगी। मैं तो रोज रोज नए नए तरीके की चाट बनाती रहती हूँ। फिर भी यार, चाट चाट होती है, कितना खाएगा इंसान? अरे चाट मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं उतना तो नहीं खा सकता। बस कर तू, क्या आते ही बहू के पीछे पड़ गया? बहू हमारे साथ साथ शादी के बाद अब ये तेरा भी घर है, तू जो चाहे खा सकती है, बना सकती है, तुझे कोई नहीं रोकेगा। माँ, मैं इसको कुछ खाना बनाने या खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो इससे पूछ रहा हूँ कि इसे कितनी तरह के चाट बनाने आते हैं। वैसे मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं है कि ये क्या खाए क्या ना खाए।
हाँ, तो अब पूछने की भी जरूरत नहीं है। अब वो इसी घर में रहेगी, रोज अलग अलग तरह की चाट बनाएगी, तब खाइयो और पूछियो। अभी से उसे परेशान मत कर। माँ, आप अपनी बहू के आते ही बदल गई। आपने तो तुरंत अपना रंग दिखा दिया। बिल्कुल, मेरी एक लौती बहू है, जो चाहे वो करे। माँ, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तेरा ध्यान रखने वाली लेकर आई हूँ, अब ये तेरा ध्यान रखेगी। ला बहू, जल्दी से अपना चना चाट दे, पहले मैं उसे ही खाऊंगी। अपनी सास का प्यार देखकर साक्षी को बहुत खुशी होती है और उसके ससुराल वाले बड़े प्यार से उनकी बनाई हुई चाट को खाते हैं। और उस दिन की बात से उसके ससुराल में हर रोज अलग तरह की चाट मानो उनकी सुबह या शाम के नाश्ते का हिस्सा बन गई थी। लीला और उसकी बहू चंपा चंदनपुर नाम के छोटे से गांव में रहा करते। दोनों जमींदारों के यहाँ खाना बनाने का काम करते और वहीं उसी जमींदार के अनाज के गोदाम में चंपा का पति गोपाल अनाज ढोने का काम करता। एक दिन चंपा सुबह उठकर कुएं से पानी लाने के लिए जैसे ही घड़ा उठाकर दरवाजा खोलती है, बाहर की धुंध और ठंड देखकर बोलती है, राम रे राम, बाहर तो बर्फ वाला मौसम है, कितनी ठंड हो रही है बाहर। भगवान, इतनी ठंड करके क्यों गरीबों की जान ले रहे हो? थोड़ा तो हम पर रहम खाओ, ठंड से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं। क्या हुआ? तुम वापस आकर क्यों बैठ गई? तुम तो पानी लेने के लिए जा रही थी ना। जा रही थी, पर अब नहीं जाऊंगी। बाहर तो बहुत ठंड है, हाथ पैर तो लगता है जैसे कटकर गिर ही जाएंगे। सुनिए जी, इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं होगा। तुम कैसी बात कर रही हो चंपा? अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अरे हम गरीब लोग हैं, ठंड हो बरसात हो चाहे कुछ भी हो या मौसम कैसा भी हो, लेकिन हमें काम करना पड़ता है। शायद आप सही कह रहे हैं, ठंड से डरकर हम बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या? मैं भी तुम्हें यही बात समझाता रहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी तो काम पे जाना है। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं जा रही हूँ ना। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसी बहाने एक की जगह दो घड़े आ जाएंगे पानी के, और तुम्हारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। चलो चलो। गोपाल और चंपा हाथों में घड़ा लेकर कांपते हुए पानी लेने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों कुएं से पानी का घड़ा भरकर घर वापस आते हैं। तभी लीला गोपाल को घड़ा लिए देखकर बोलती है, बहू, यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? वो भी तूने आज दिखा दिया। मेरे रहते हुए तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने मेरे बेटे से घर का काम करवाया, उससे पानी के घड़े उठवाए तूने। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने इनको नहीं बोला था कि आप पानी का घड़ा उठाइए, वो तो इन्होंने ही बोला था कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इससे एक की जगह दो घड़े पानी आ जाएगा घर में। उसने बोला और तूने मान भी लिया। आज के बाद मेरे बेटे से अगर तूने कोई भी काम करवाने की हिम्मत करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो सच ही बोल रही हूँ, मैंने इन्हें कोई काम करने को नहीं बोला था। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ माँ, चंपा ठीक कह रही है, मैं खुद गया था, सच में विश्वास कीजिए मेरा। तू तो है ही जोरू का गुलाम, नालायक कहीं का। जा जाकर तैयार हो जा, वरना काम पर जाने में देरी हो जाएगी। जी माँ, अभी जाता हूँ। गोपाल काम पर जाने के लिए तैयार होने चला जाता है और चंपा खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन लीला और चंपा बाजार कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें सुंदर सुंदर स्वेटर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर चंपा बोलती है, हाय माँ जी, कितना सुंदर सुंदर स्वेटर है यहाँ, मन कर रहा है सारे उठा ले जाऊँ। अगर हम इन्हें पहन ले तो हमें भी बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी ना। बहू, जो सपना कभी पूरा नहीं हो सके वो सपना देखना ही नहीं चाहिए। ये सब महंगे महंगे स्वेटर हम सिर्फ देख सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। माँ जी, लेकिन बहुत ठंड हो रही है, बिना स्वेटर के अब गुजारा भी तो नहीं होता है ना। चलिए ना, एक बार दाम पूछ कर आते हैं। जो काम करना ही नहीं उसके बारे में जानकर क्या करेंगे? चल घर चल, बहुत देर हो रही है, मालकिन खाने का इंतजार कर रही होंगी। जी माँ जी, अगर हम मालकिन से कहकर उनका पुराना स्वेटर मांग ले तो हमारी ठंड आराम से पार हो जाएगी। बहू, तू क्या चाहती है? इतने बड़े लोगों के सामने हम अपनी गरीबी का मजाक बनवाए? चुपचाप घर चल। लीला बेशक गरीब थी, लेकिन उसके अंदर आत्मसम्मान बहुत था, जिसके चलते वो अपने मालिक से कभी कोई चीज नहीं मांगती थी, ना ही उनकी दी हुई कोई भी मदद लेती। एक दिन दोनों रसोई में खाना बना रहे थे, तभी उनकी मालकिन वहाँ आती है। चंपा, लीला, खाना बना के दोनों में से कोई भी गोदाम पर मालिक के लिए खाना लेकर चली जाना।
आज वो खाना खाने के लिए घर नहीं आ पाएंगे। आज गोदाम पर बहुत काम है। लेकिन मालकिन, हमारा काम तो खाना बनाना है। हम गोदाम पर खाना देने क्यों जाए? मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ। और नौकर हो नौकर ही बनकर रहो। अपनी जुबान खोलने से पहले ये सोच लिया करो कि जुबान किसके सामने खोल रही हो। मालकिन, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। और भी नौकर है, आप उन्हें कह दीजिए। देखो लीला, अगर कोई और नौकर होता तो मैं तुम्हें नहीं बोलती, लेकिन अब तुम्हें ही ले जाना होगा। मालकिन मैं लेकर जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। चंपा की बात सुनकर उसकी मालकिन का गुस्सा ठंडा हो जाता है। कुछ देर के बाद चंपा अपने मालिक के लिए खाना लेकर गोदाम जाती है, जहां उसकी नजर कुछ लोगों पर जाती है जो कि बोरे को पहनकर अनाज ढोने का काम कर रहे थे, जिन्हें देखकर वो वहीं काम कर रहे अपने पति को कहती है, सुनिए जी, ये लोग बोरी को पहनकर अनाज क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि इससे इनको सर्दी नहीं लगती और इनके कपड़े गंदे भी नहीं होते। गरीब आदमी है ना, रोज रोज नए कपड़े कहाँ से लेकर आएंगे? और गंदे कपड़े पहन के आएंगे तो मालिक देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन ये बोरी चुभती नहीं है, बोरी कौन पहनता है? नहीं पागल, ये मुलायम धागे से बनी होती है। और वैसे भी इसके अंदर ना प्लास्टिक वाली बोरी लगती है और ऊपर से डाट की बोरी लगा देते हैं तो मजबूत हो जाती है। ये तो बड़ी कमाल की चीज है। अगर ये बोरी मुझे मिल जाए तो मैं इसका स्वेटर बनाकर पहन सकती हूँ, क्योंकि हमें भी तो ठंड लग रही है। क्या हुआ, तुम इतने ध्यान से क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, मैं तो बस मालिक को खाना देने आई थी। आज गोदाम पर काम ज्यादा है ना, तो मालकिन बोल रही थी। ठीक है, तो ये खाना तुम मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। और तुम घर जाओ, यहाँ बहुत आदमी है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जा रही हूँ। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये बोरियां मुझे मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, ऐसी तो बोरियां बहुत सारी पड़ी रहती हैं यहाँ पर, और उसका अगर इस्तेमाल तुम कर सकती हो तो मैं ले आऊंगा और मालिक भी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो फिर आप शाम को काम से वापस आते हुए मेरे लिए 2-4 बोरियां ले आना। क्यों, तुम बोरियों को बेचने का काम शुरू करने वाली हो क्या? हाँ, बस यही समझ लीजिए। क्या करूँ, पैसे कमाने का कोई ना कोई साधन तो अपनाना ही पड़ेगा। अरे मैं मजाक कर रहा था, ले आऊंगा, लेकिन अब तुम जाओ। गोपाल के कहने पर चंपा घर चली जाती है। कुछ देर के बाद शाम को गोपाल बहुत सारी बोरियां लेकर घर आता है, जिसे देखकर लीला बोलती है, बेटा, ये बोरिया क्यों उठा के लाया है तू? माँ, मैं खुद लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी बहू ने मंगवाया है मुझसे। पता नहीं क्या करेगी इसका। आप बोरियां ले आए, अब मजा आएगा। लेकिन तुम इन बोरियों का करोगी क्या? ठंड में पहनने के लिए स्वेटर बनाऊंगी। देखना आप, बहुत सुंदर लगेगा। इससे हमें ठंड भी नहीं लगेगी और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। रुचि एक कैफे में अपनी दोस्त जिया को बुलाती है। क्या हुआ रुचि, तू क्यों इतनी परेशान है और तूने अचानक से मुझे क्यों बुलाया यहाँ? यार, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अब तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। अरे बता तो सही, क्या हुआ, क्या बात है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? देख, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक मुझे ये नहीं बताएगी आखिर हुआ क्या है। चल अब बता ना। वो दरअसल माँ मुझे अपने साथ शहर बुला रही है। बोल रही है कि अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं माँ की बात नहीं मान रही हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है। अगर मैंने माँ की बात को अनसुना कर दिया ना, तो वो परेशान हो जाएगी, क्योंकि मुझे अभी पीजी का रेंट देना है, बुक्स लेनी है। तो अपनी माँ से बोलना साफ साफ कि तुझे आगे कुछ करना है अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी बनानी है तुझे। माँ मेरी बात ना सुनने वाली है और ना ही मानने वाली है। एक तो मेरे पापा नहीं है, इसीलिए आसपास के चाचा ताऊ माँ को भड़का रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देख रुचि, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। हम दोनों की दोस्ती कोई आज से तो है नहीं, सालों से है हम दोनों दोस्त। और अगर तू मुसीबत में होगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तू बस ये बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। यार, तू मेरी पैसों की थोड़ी सी मदद कर दे। मेरी नौकरी लगते ही मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। यार, तू मेरी दोस्त है, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। तूने ही तो मेरी और सुधीर की शादी करवाने के लिए कितने पापड़ बेले थे ना, तो क्या आज मैं तेरी मदद नहीं कर सकती? थैंक यू सो मच यार, सच में मेरी बहुत बड़ी मदद कर रही है तू। माँ को कितना भी समझा लूं, लेकिन मेरी माँ मेरी बात को समझ ही नहीं पाएंगी, इसीलिए मुझे अब अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। तू खुद को अकेला मत समझ, मैं हूँ ना तेरे साथ। तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता दियो, बाकी तो मैं हूँ ही तेरी हेल्प के लिए। चल अब मैं चलती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं पैसे दे दूंगी। जिया और रुचि की वाकई काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को मुसीबत में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब रुचि अपनी माँ की बात को बिल्कुल भी नहीं मानती।
और अब भी शहर में ही रह रही होती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रुचि की माँ मालती रुचि से मिलने सीधा उसके इंस्टीट्यूट के बाहर ही आ जाती है। माँ, आप यहाँ कैसे आई? आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि आप आने वाली हैं? अगर मैं तुझे बता देती कि मैं आने वाली हूँ तब तो तुम मुझसे मिलती ही नहीं, बस भागती रहती। चल मैं तुझे वापस घर लेने के लिए आई हूँ। बहुत कर ली तूने पढ़ाई, अब नहीं करनी है। माँ, आप क्या बोले जा रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, आप क्यों दूसरों की बातों में आ रही हो? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी कुछ करना चाहती है, आपका नाम रोशन करना चाहती है। तुम मुझे मत सिखा ऐसे बड़े बड़े शहरों में कैसे नाम बनता है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब। और हाँ, अब अगर तूने मुझसे एक बार भी बहस करी तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बढ़िया ही नाम कमाने वाली। माँ, आप गुस्सा करो या मेरा मुंह ही तोड़ दो, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ। मैं यही रहूंगी। आप जाओ वापस, मैं आपके साथ नहीं आने वाली हूँ। ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। अब बस यही दिन देखना बचा था। अरे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मेरी बेटी ने मुझे उल्टा जवाब दे दिया। अरे मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती है तो तू अभी के अभी मेरे साथ घर चलेगी। मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, तू उससे शादी कर ले, फिर तुझे जो करना है वो करियो। शादी? माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी करूंगी, वो भी इतनी जल्दी? नहीं माँ, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। आप उस लड़के को मना कर दो। क्यों नहीं कर सकती शादी? अरे अच्छा लड़का है, ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। देख मेरा सर मत झुका, मैं नहीं चाहती कि तेरा रिश्ता टूट जाए। तुझे मेरी कसम है, तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, मैं नहीं कर सकती शादी किसी से भी। क्यों नहीं कर सकती? मुझे सच सच बता, तू क्यों शादी नहीं करना चाहती? क्योंकि माँ, मैंने यहाँ पे अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है और मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? अरे मैं क्या तुझे मना कर देती शादी के लिए? चल अब मुझे कोई एतराज नहीं है, चल मुझे अपने पति से मिलवा। रुचि को कुछ भी समझ नहीं आता और वो तुरंत अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसकी मदद मांगती है। रुचि अपनी माँ को लेकर जिया के घर जाती है, जहाँ जिया अपने पति सुधीर और सास उर्मिला के साथ थी। अरे रुचि, ये तो तेरी वही दोस्त है ना जो पहले हमारे घर आया करती थी? मैंने तो सुना था ये भाग गई थी, तो तू क्या इसे अपने ससुराल ले आई? नहीं माँ, ये इसका भी घर है, ये मेरी ननद है और आपने जो भी सुना वो गलत है। और ये मेरे पति सुधीर है और ये मेरी सास है। बहू, ये सब क्या है? अरे माँ, ये भाभी की माँ आई है। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले। सुधीर, तुम्हें तो याद है? रुचि, तेरी ननद को तमीज नहीं है क्या अपने भाई से बात करने की? अरे देख, अपने भाई को ना भाई बोल रही है ना भैया। अरे थोड़ी सी इज्जत भी कर ले उसकी। माँ, वो भाई बहन है, आपस में ऐसे ही बात करते हैं। आप भी क्या इनकी बातों पर ध्यान दे रही हो? जी आंटी जी, हमारा तो रोज का ही ऐसा है। दामाद जी, क्या बात है? आपकी सास आई है, ना आपने नमस्ते कहा ना ही पैर छुए। नाराज हैं क्या आप किसी बात से? अपनी सास को देखकर अच्छा नहीं लगा क्या आपको? नहीं माँ जी, वो तो मैं आपके पाँव छूने ही वाला था। वैसे लड़का और परिवार तो अच्छा है रुचि, अब मैं कुछ दिन तेरे ससुराल में ही रहूंगी। मालती अब वहीं रह रही थी और मालती के रहने से जिया के ससुराल वालों को नाटक करना पड़ रहा था। ऐसे ही एक बार जिया और रुचि दोनों रसोई में होते हैं, तभी वहाँ उर्मिला और सुधीर आ जाते हैं। अरे बहू, जी माँ जी। तुझसे नहीं बोल रही हूँ मैं अपनी असली बहू से बोल रही हूँ। जिया, ये क्या लगा रखा है? सेल चल रही है क्या ससुराल पर, जो कुछ भी कर रही है? अरे कब तक नाटक करना पड़ेगा हमें? आंटी जी, माफ कर दो मुझे। आप सबको मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। मुझे अपना करियर बनाना है और ये बात माँ नहीं समझ रही है, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन तुम्हारे करियर को बनाने के चक्कर में हम लोगों का सत्यानाश हो रहा है। तुम अपनी माँ को जल्दी से रवाना करो, मुझसे ये नाटक और नहीं होगा। कभी कभी तो बहुत डर लगता है कहीं सच ना सामने आ जाए। हाँ रुचि, हम जितना कर सकते थे कर रहे हैं, लेकिन अब तुम भी हमारे बारे में सोचो जरा। जिया और उसके ससुराल वालों की बात सुनकर अब रुचि अपनी माँ को वापस भेजने के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिनों के बाद मालती अपना सामान बांध रही होती है जाने के लिए। एक काम करती हूँ, दामाद जी से उनके कमरे में ही मिल के आ जाती हूँ। मालती सुधीर के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ जिया सुधीर की बाहों में थी। ये देखकर मालती हाय तौबा मचाने लगती है और सब वहाँ आ जाते हैं। रुचि, ये कैसा परिवार है? अरे भाई बहन आपस में ही चिपक रहे हैं,
यहाँ तो कोई मर्यादा ही नहीं है। तूने कैसा परिवार चुना है अपने लिए? क्या हुआ माँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? कितने नीच लोग हैं ये। ना ही तेरे पति को शर्म है और ना ही तेरी नंद को। आपस में ही चिपक रहे हैं जैसे पति पत्नी हो। माँ बस करो। अरे आप इन्हें नीच बोल रही हो। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था ना, तब मेरी दोस्त ने ही मेरा साथ दिया। मैं कुछ करना चाहती थी जिसमें आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी जिया ही खड़ी थी मेरे लिए। तेरे लिए खड़ी थी तो क्या तेरे पति के साथ नीच हरकत करेगी? माँ, सुधीर मेरा पति नहीं बल्कि जिया का पति है और ये जिया का ससुराल है। मैंने बस झूठ बोला था क्योंकि आप मेरी शादी करवाना चाहती थी। बहन जी, एक बेटी की माँ होना आसान नहीं है, लेकिन जब बेटी काबिल हो तो उसके पैर बांधे नहीं जाते बल्कि पंख दिए जाते हैं ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए। जिया के परिवार की सोच देखकर मालती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो फिर कभी रुचि पर किसी बात का दबाव नहीं डालती।